जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए हैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 48 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। यहाँ पे हमको दिया गया है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन के हमें काउंट करने के लिए पहले देखना होगा कि फर्स्ट जो हमारे पास दिया गया है कंपाउंड, उसमें हमको एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ और एक तरफ साइनो ग्रुप दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक में और साइनो में कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4। अब साइनो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसका नेम लिखेंगे तो नेम आ जाएगा 4 साइनो और ब्यूटेनोइक एसिड। ये ब्यूटेनोइक एसिड आ जाएगा, 4 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम आ जाएगा। यानी कि इसमें कार्बन नंबर पेरेंट चेन में 4 होगा। तो यहाँ 5 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ 5 है, हो नहीं सकता, तो सेकंड और थर्ड में कोई एक होगा। अब सेकंड वाला कंपाउंड अगर देखें तो यहाँ पर एक साइड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे साइनो ग्रुप लगा हुआ। आप लोग जानते हैं बच्चों कि साइनो और एल्डिहाइड में साइनो की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो साइनो को हम लोग देंगे नंबर 1। साइनो को नंबर 1 दिया हमने, नंबर 1 2 3 4 और 5। वैसे तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे नंबर नहीं डालते हैं, बट एल्डिहाइड के केस में सब्स्टिट्यूएंट होने पर अगर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर डाल सकते हैं। अब नंबर डालेंगे तो जब एल्डिहाइड पे सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद भी नंबर पड़ जाए तो इसका प्रीफिक्स ऑक्सो होता है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ऑक्सो। और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन और साइनो का नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, तो ये इसका नेम हो जाएगा 5 पे ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। तो अब कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की चेन। यहाँ कितने कार्बन की थी? 4 कार्बन की। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का हम लोग नेम जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एल्डिहाइड को लेते हैं तो हम लोग उसका नेम या प्रीफिक्स फॉर्माइल भी यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्माइल कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग उस पर नंबर ना डाल पा रहे हों चाहते हुए भी। एल्डिहाइड के सी पे अगर नंबर नहीं डल रहा चाहते हुए भी तो फॉर्माइल यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर CHO, फिर CH2 और फिर COOH। मान लीजिए ये कंपाउंड हमारे सामने है। अब इसका नेम हमको लिखना, तो इसका नेम लिखने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से भी चलते तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता। अब हमें इधर भी नंबर लेना, इधर भी नंबर लेना। अब इस पे हम नंबर नहीं डाल पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल। अब ये 3 फॉर्माइल हो जाएगा। तो जब एल्डिहाइड पे नंबर ना पड़े तो फिर फॉर्माइल, और अगर एल्डिहाइड के कार्बन पे नंबर पड़ जाए तो ऑक्सो। पहली प्रेफरेंस होती है कि एल्डिहाइड के कार्बन पे नंबर पड़ जाए और लॉन्गेस्ट चेन चुन ले। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्माइल और कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। तो पेंटेन और डाइओइक एसिड या पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक कन्फर्मर्स हमें दिया गया है और ये कन्फर्मर क्या है कि ये इक्लिप्स्ड से थोड़ा डिफरेंट है, या इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच का है। और मुझसे क्या कहा गया है? मुझसे कहा गया है H'(CCH) का डाइहेड्रल एंगल निकालना मुझे। तो डाइहेड्रल एंगल देखो क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है ये 120 डिग्री है। और अगर मान लो ये पहले इक्लिप्स पोजीशन में होता तो ये H जस्ट इसके पीछे होता।
अब क्योंकि ये H इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाला H इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये 29 डिग्री है तो ये भी 29 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग ये ऐसे लें, इसको लें और इससे इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया 120 डिग्री यहां से यहां तक, और इतना प्लस 29, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 149। सो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 149 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें पता करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर कंसीडर एज सेम फंक्शन ग्रुप। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, सही बात है कि ये सेम फंक्शन ग्रुप में आते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस आर कंसीडर एज डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स होते हैं अगर मोलर मास सेम है तो। और अब हमारे पास आता है अल्कोहल, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, ये भी बिल्कुल बात सही है, अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे और हमारा सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, और यहां पर देखिए पॉसिबल ए सी बी सी डी ये सब दिया, तो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक सही है या एक से ज्यादा सही है। तो सबसे पहला जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये एक सेकेंडरी अमीन है और ये एक प्राइमरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन ही दोनों होते और उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते तो मेटामेरिज्म होता। सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन मेटामर्स नहीं होंगे, सो ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और वैसे भी ये 3 कार्बन में आपका मेटामेरिज्म सेकेंडरी अमीन देगा भी नहीं। अगर 4 कार्बन होते, एक बार इधर CH2 CH3 हो जाता और एक बार NH के इस तरफ CH3 और उस तरफ प्रोपाइल हो जाता तो मेटामेरिज्म देता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म को ध्यान रखना, पोजीशन और चेन में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। हमेशा पहले ध्यान रखो कि जब भी दो आइसोमर हो और आपको शक हो कि ये पोजीशन है या चेन है तो उनका IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम लिखने में अगर वर्ड रूट सेम आ जाता है, और वर्ड रूट मतलब पेरेंट कार्बन चेन अगर सेम आ जाती है और फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफर करती है तो आप पोजीशन आइसोमर्स के साथ जाओगे। और अगर वर्ड रूट डिफर कर जाता है या पेरेंट कार्बन चेन डिफर कर जाती है तो समझ जाओ वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ेगा ब्यूट टू इन, यानी यहाँ पे मेन कार्बन चेन 4 कार्बन की है। अगर इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इसका नाम क्या, 2 मेथाइल प्रोपीन, 2 मेथाइल प्रोपीन। अब इसमें आपका 3 कार्बन की चेन है और इसमें 4 कार्बन की चेन है, तो ये पोजीशन नहीं होंगे, ये चेन आइसोमर्स होंगे, इसलिए ये पोजीशन गलत दिया हुआ। फिर इसको देखिए ये चेन आइसोमर है कि नहीं। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है तो कार्बोक्सिलिक के C को ही नंबर 1 दिया जाएगा। तो 1 2 3 4, अब सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है एथाइल और 4 कार्बन की मेन चेन है। अगर इसको हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, अब सेकंड पोजीशन पे लगा है मेथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो इसमें आएगा ब्यूट, इसमें आएगा पेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर पेरेंट कार्बन चेन का नंबर अलग अलग आ रहा है तो चेन आइसोमेरिज्म होने की संभावना है, तो ये C सही हो गया। अब ये लिखा हुआ है D अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो ये हाइड्रोकार्बन लिख दिया, ये गलत हो गया। आप में से कुछ लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड देख के अनसैचुरेटेड देख के और टिक कर गए होंगे इसको, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, केवल C। तो C को हम लोग सही करेंगे, ओनली C, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमको D+ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है और हमें L- ग्लूकोज को
ढूंढना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये प्लस है, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो माइनस इसका मिरर इमेज होगा। तो इसमें यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मिरर लगा देंगे। और मिरर लगाने के बाद ये CHO जैसे था वैसे आ गया, ये CH2OH हो गया, और यहां पर देखिए ये वाले बॉन्ड में HO इधर हो जाएगा, इसमें H इधर हो जाएगा, OH उधर हो जाएगा, और इसमें दोनों OH इस तरफ हो जाएंगे। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये कैपिटल D और कैपिटल L क्या होता है आप जानते हैं, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, या ये कह सकते हैं लास्ट जो कायरल कार्बन होता है, जैसे कि ये यहां पर इस स्ट्रक्चर में, जैसे कि ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है या लास्ट कायरल कार्बन है। और इस पे माना जाता है कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल में, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर आपका सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ होता है तो इसको कैपिटल D सीरीज कहते हैं। और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जिसे आप लास्ट कायरल कार्बन भी कह सकते हो, और ऑब्वियस बात है सेकेंड लास्ट कैसे ढूंढेंगे, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप की पीरियोडिटी सबसे ज्यादा, तो नंबर 1 उसको मिलेगा, CHO को नंबर 1 मिलेगा, तो सेकेंड लास्ट आपको मिल जाएगा, यानी ये है सेकेंड लास्ट। और OH अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो उसको कैपिटल L सीरीज कहते हैं। तो अभी बच्चा यहाँ पर देखो, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH आपका आ गया है लेफ्ट साइड, यानी ये L ग्लूकोज हो गया, और माइनस का मतलब है लेवोरोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, इसका मिरर इमेज लेवोरोटेटरी है। तो इस फिगर से मिलता जुलता फिगर आप ढूंढो कौन सा है, CHO, OH लेफ्ट साइड, फिर OH राइट साइड, फिर 2 OH लेफ्ट साइड और CH2OH, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। हमको पता करना है कि कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो पहले में आप देख रहे हो 3 कार्बोकैटायन आपको मिल रहे हैं, और इन 3 कार्बोकैटायन में एक में आपको CT3 मिला है, एक में CD3 मिला, एक में CH3 मिला। CH3 में H हाइड्रोजन है, CD3 में D ड्यूटेरियम है, और CT3 में T ट्राइटियम है। अब अगर आप CH3, CD3, CT3 के प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो प्लस आई CD3 का CH3 से ज्यादा होता, और CT3 का भी प्लस आई CD3 से ज्यादा होता। तो इस तरफ प्लस आई बढ़ रहा है तो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहां पर आपका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो ये तो करेक्ट है, बट मुझे तो इनकरेक्ट ढूंढना। अब फिर से ये कार्बोकैटायन आ गए, इस कार्बोकैटायन में ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट डालेगा, जिससे कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ये जो OMe है ये हमारा सर माइनस आई डालेगा, जिससे अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जो NO2 है ये भी माइनस आई डालेगा, और इसकी वजह से ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज NO2 की माइनस आई की पावर OMe यानी कि मेथॉक्सी से ज्यादा होती है। तो इसकी माइनस आई की पावर सबसे ज्यादा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करता और प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन को स्टेबल करता। तो इसलिए ये भी सही दिया हुआ है। अब इसको देखिए, ये कार्बन आयन है, तो जब कार्बन आयन को आप कंपेयर करते हो तो पहले आप ग्रुप नंबर देखा करो, आई मीन पीरियड नंबर देखा करो। अगर अलग अलग पीरियड के कार्बन आयन है तो साइज से चेक करोगे, साइज जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर सेम पीरियड के हैं तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी कार्बन आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, या एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहां पर देखिए आपका ये सल्फर है जो कि आपका पीरियड थर्ड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन पीरियड सेकंड का एलिमेंट है, एन पीरियड सेकंड का एलिमेंट है। अब बेटा सल्फर बिकॉज पीरियड थर्ड का एलिमेंट है, इसके पास 3 शेल है, सो इसका साइज बड़ा होगा O और N से। तो पहले हम लोग साइज के बेस पे देखेंगे, क्योंकि अलग अलग पीरियड का है, तो जिसका साइज बड़ा उसमें डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ज्यादा, सो वो मोर स्टेबल होगा। इसलिए आपका यहाँ पे जो सल्फर का एनायन है वो मोर स्टेबल होगा इन दोनों से।
अब O भी पीरियड सेकंड का है, N भी पीरियड सेकंड का है, तो O और N में बताओ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आप कहोगे सर O है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज मोर स्टेबल होता है जब हम सेम पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं, उस समय साइज से नहीं देखा जाता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब ये भी हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, ये भी हमको यहां पर देखना है कि किस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अभी देखो NO2 यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, साइनो भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। अब NO2 की पावर साइनो से ज्यादा होती है तो ये सही दिया गया है। लेकिन अब ये जो CF3 है इसका माइनस आई का पावर इन दोनों से ज्यादा होगा, तो CF3 को बेसिकली यहां पर आना चाहिए था, CF3 वाले को यहां पे आना चाहिए था सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर CF3 के बाद NO2 वाला आना चाहिए था, NO2 के बाद साइनो वाला आना चाहिए था, इसलिए ये हो गया गलत आपका। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्योंकि देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सब आप लोग जानते हो कि पहले डिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है, फिर नंबर से कंपेयर किया जाता है, फिर पावर से और स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाता है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये दूसरे कार्बन पे 3F लगे हुए हैं, 3F बेटा लगे दूसरे कार्बन पे, इसमें दूसरे कार्बन पे एक साइनो लगा, इसमें दूसरे कार्बन पे NO2 लगा, तो डिस्टेंस तीनों में सब्स्टिट्यूएंट की सेम है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब नंबर की बात करो तो यहाँ 3 फ्लोरो लगे हैं तो इसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, इसमें एक साइनो लगा है, इसमें एक NO2 लगा है तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो नंबर गेम की वजह से CF3 सबसे हाई स्टेबिलिटी की तरफ चला गया, या CF3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हमने मान लिया ड्यू टू 3F। और NCERT में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा ऑर्डर दिया है और उसमें CF3COH को CF3CCOH को सबसे बेटर एसिड माना जो वहां चार्ट बना हुआ। और अब जब नाइट्रो और साइनो में आएंगे तो डिस्टेंस सेम है, नंबर भी दोनों का 1 1 है, सेम है, पावर बस डिफर कर रही है, तो पावर किसकी ज्यादा है? NO2 की, इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा। सो आंसर हमारा 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास पूछा कि कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल देखो NO2 पे प्लस चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। फिर Na+ का प्लस चार्ज तो है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है, और इस क्योंकि ये इसके पास हमारा जो ऑर्बिटल वैकेंट है वो हाई एनर्जी की ऑर्बिटल है, इसलिए ये जनरली अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में यानी कि D में इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इस वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज नहीं किया जाएगा। और जो इसका प्लस होता अगर ये एक्वस सोल्यूशन में तो वाटर की वजह से हाइड्रेशन हो जाता है और इसका प्लस डिमिनिश कर जाता है, तो जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Na+ को एज ए इलेक्ट्रोफाइल डील नहीं करते, हालांकि इस पे प्लस भी है और इसके पास वैकेंट थर्ड शेल भी है, तो चाहता तो वहां ले सकता था इलेक्ट्रॉन, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एज ए स्पेक्टेटर आयन काम करता है, तो Na+ को हम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नहीं मान रहे हैं। CO2 में क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है और सेंट्रल एटम पे कोई ऑर्बिटल भी नहीं खाली है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है तो ऐसे बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ माइनस चार्ज आता है, ये कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन में आप देख रहे हो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास केवल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। RCONA एसिल नाइट्रीन, एसिल नाइट्रीन में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ऑर्बिटल भी खाली है, इस वजह से इसके पास देखो 2 4 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। और फिर वाटर में आपके पास देखिए एक तो ऑक्टेट पूरा है और ऊपर से इसके पास ऑर्बिटल भी नहीं खाली है, तो ये हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा। अब हमारे पास आ गया है
फिर हमारे पास आ गया PHN2 प्लस, PHN2 प्लस प्लस चार्ज है, ऑर्बिटल खाली है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। SO3 में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा माइनस प्लस, तो सल्फर एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा, ऑक्टेट पूरा है, प्लस चार्ज भी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। तो अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रोफाइल आए गिनो, 1 और 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास आए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मुझे कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस है, हो सकता है एक स्टेटमेंट सही हो सकता है दो हो, एक तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में मिनिमम दो है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड मैनी सिंपल फिनॉल, बिल्कुल ठीक। HCl H2SO4 HNO3 वगैरह से तो ये वीकर है कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिनॉल और एल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है। इसका pKa कार्बोक्सिलिक एसिड का 4.75 की रेंज का होता है, फिनॉल का pKa 10 की रेंज का होता है, और एथिल अल्कोहल का pKa 16 की रेंज का होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa 1 से कम होगा, जैसे H2SO4 HNO3 इनका 1 से कम होता है। The acid with pK value between 1 and 5 are considered to be moderately strong acid। जैसे एसिटिक एसिड का 4.7 है, तो वो बहुत वीक भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, तो बीच का है, मॉडरेटली स्ट्रांग। एनसीईआरटी की लाइन है, वीक एसिड हैव पीके वैल्यू बिटवीन 5 एंड 15, तो 5 से ज्यादा है, 15 तक है, तो ये हमारा वीक एसिड है। और अगर 15 से भी ज्यादा है तो एक्सट्रीमली वीक है। यानी कि ये चारों स्टेटमेंट सही है, ABCD सब सही है, इसलिए सही ऑप्शन हम लोग फोर्थ मानेंगे। 53 का फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अब इसमें ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन भी आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है कि पीके हाइड्रोक्लोरिक एसिड -7 होता है, -7, तो पीके और बेंजोइक एसिड एस्टिक एसिड का 0.23 4.19 4.76 ऐसे दिया। तो स्मॉलर द पीके द स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव पीके वैल्यू लेस देन 1, एनसीईआरटी की लाइन है, वहां से क्वेश्चन पिक किया गया है। द एसिड विद पीके वैल्यूज बिटवीन 1 and 5 कंसिडर टू बी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये पूरा यहां से आप देख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 54, मुझे यहां पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में मैंने कुछ रिएक्टेंट लिखे हुए हैं जो प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर ये प्रोडक्ट लिखा हुआ। तो प्रोपीन के साथ अगर आप रिएक्ट करेंगे और ओजोनोलिसिस करेंगे, तो ओजोनोलिसिस करने में आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब आप ओजोनोलिसिस करने जा रहे हो तो आप ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इस तरफ ऑक्सीजन दे दो, इस तरफ ऑक्सीजन दे दो, तो इस तरफ 2 कार्बन का कार्बोनिल बन जाएगा यानी एसीटल्डिहाइड, इस तरफ 1 कार्बन का कार्बोनिल बन जाएगा यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो फर्स्ट का डी सही होगा। एसिडिक केमिनोफोर लोगे तो ये अब फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड है, बट फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल है, सो फर्दर वो CO2 वाटर में बदल जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगा एसिटिक एसिड एंड CO2, एसिटिक एसिड एंड CO2, तो सेकंड का ए सही हो जाएगा, फर्स्ट का डी और सेकंड का ए। अभी फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है। अगर एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा और ग्लाइकॉल बनेगा। तो यहाँ पे मुझे ग्लाइकॉल में प्रोपेन 1,2 डायोल मिलेगा, ये मिल जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा थर्ड का ई। तो थर्ड का ई भी 2 जगह है,
बस एक ही ऑप्शन पे अब वैरी करेगा जाके। तो जब हम लोग ने यहाँ पे इथीन का हाइड्रेशन कराया, तो इथीन का हाइड्रेशन कराने पे हमारा अभी दो हमारे पास बचे, तो इथीन का हमने हाइड्रेशन कराया तो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, क्योंकि मार्कोनी का ऑफ एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑल सी में है, तो फोर्थ का सी हो जाएगा। अब बच्चा मिलाओ कहाँ पे है, आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, तो 54 का फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। और B2H6 का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और इसलिए OH टर्मिनल कार्बन पे आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। सो अभी यहां पर फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब इसको देखिएगा क्या बता रहा है यहाँ पे, ये एक हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन बोले तो यहाँ पर ये हेक्स 3 आइन है। अब ये हेक्स 3 आइन में R1 R2 R3 R4 4 रीजेंट है, इनको मिलाने पे ये प्रोडक्ट बनने, तो किसको मिलाने पे ये प्रोडक्ट बनेगा, मुझे R1 R2 R3 को आइडेंटिफाई करना। तो यहां पर बेटा देखो सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आया, यानी हाइड्रोजनेशन हुआ, और हाइड्रोजनेशन में ये आपने देखा सिस प्रोडक्ट बना, तो ये सिस बना तो लिंडार कैटालिस्ट हम लोग यूज करेंगे। तो लिंडार कैटालिस्ट क्या होगा, H2 और PdBaSO4, पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलाडाइज चारकोल यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और साथ में सिस डेरिवेटिव बनेगा। तो ये R1 में लिंडार दिया है, यहां पे लिंडार दिया है, यहाँ पे अलग दिया, यहाँ पे अलग दिया, तो भैया R1 वाला फर्स्ट और सेकंड सही हो सकता। R2 में देखो ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है, तो ट्रांसपोजिशन पे आ रहा है तो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया होगा, तो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया यहाँ भी है यहाँ भी है, अभी हम लोग जज नहीं कर पाएंगे इससे। R3 में क्या हो रहा है, एक कीटोन बन रहा है, और ये कीटोन बन रहा है तो दैट मीन्स इसका हमने हाइड्रेशन कराया होगा मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सो यहाँ पर देखो केमिनोफोर लिखा है, गलत हो गया, यहाँ HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। और यहाँ पर जब हम लोग ने केमिनोफोर एसिडिक ले लिया तो ये 20 से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये भी कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक में, यानी 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे 2 मोल। सो ये R4 होगा केमिनोफोर एसिडिक मीडियम, सेकंड ऑप्शन के साथ जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। यहां पर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या खास बात होती है, नेगेटिव डेविएशन में क्या खास बात होती है। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको देखो यहाँ पहला ऑप्शन है डेल्टा H 0 से कम होगी यानी निगेटिव, तो ये गलत हो गया, डेल्टा H 0 से ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरएक्शन वीकर होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो P का सेकंड सही हो सकता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन निगेटिव डेविएशन की पहचान होती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, तो S का 4 होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब आइए आइडियल सोल्यूशन कौन होता है, तो आइडियल सोल्यूशन में तो डेल्टा 0 होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स सेम होना चाहिए, होगा नहीं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन होगा नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा नहीं, तो इसका कोई नहीं मिल रहा। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन के लिए ये बात भी सही है, फर्स्ट भी सही है, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन एग्जाम्पल भी नेगेटिव डेविएशन का, थर्ड भी सही है। तो P का सेकंड यहां भी सेकंड, इस ये गलत हो गए। और Q का फर्स्ट एंड थर्ड, तो Q का फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ केवल थर्ड है, तो यही हो जाएगा। R में कोई मैच नहीं कर रहा, नन, और आइडियल सोल्यूशन नन हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी S का 4 मैच हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ गए। A substance decompose following first order kinetics. If 20% of the substance decomposes,
इन 10 मिनट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%। 50% मीन्स हाफ लाइफ आपको निकालनी है। देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है और उसको हम लोग कैसे इजी मोड में कर सकते हैं। तो देखो ये k है 2.303 है, ये t है log इनिशियल क्वांटिटी अपॉन फाइनल क्वांटिटी। अब इस k की जगह पे आपको क्योंकि 50% पूछा गया है टाइम पीरियड यानी हाफ लाइफ पूछी है, तो हम इसकी जगह पे 0.6932 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी मुझे यहाँ पे दिया गया है 10 मिनट 20% के लिए, तो 10 डाल दिया। लॉग इनिशियल क्वांटिटी अगर 100 है और 20% डीकम्पोज हो गई तो बची कितनी 80। डायरेक्ट 80 लिखो या फिर 20 सब स्टार्ट कर दो। अब ट्रिक देखो, अब ऐसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। 0.6932 कुछ बच्चे जानते होंगे कि ये होता है 2.303 इंटू 0.3010 log 2 का वैल्यू और टी हाफ, और यहाँ पे 2.303 अपॉन 10 log 100/80। अब भैया पहले 2.303 को कट कर दो, 2.303 को कट कर दिया, 0.3010 को केवल 0.3 ले लो सरलता के लिए, आंसर तब भी मैच कर जाएगा 0.3। या अगर सोच रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है तो 0.301 भी लोगे, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। टी हाफ, अब देखना अब क्या होगा, देखो यहां तो 1/10 आ गया 1/10। अब लॉग के लिए चले, ये 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 5, 2 5 और ये आ गया 4। अब log 5 और log 4 का वैल्यू याद है, log 5 0.699, log 4 0.60 निकाल सकते थे, बट उन्होंने हेल्प की है हमारी, 1.25 के लिए सॉल्व करके दिया। तो 4 को भाग दे दो 5 से, तो अब यहाँ पे 1.25 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके लिखे ले रहे हैं log 1.25। लीजिए सर, अब रीअरेंज करिए, तो रीअरेंज करने में ये 10 को यहाँ 0.301 में मल्टीप्लाई करिए, तो टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा 3.01 10 मल्टीप्लाई हो गया, और log 1.25 का वैल्यू यहां से हम लोग ले लिया 0.0969। अब यहां पर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर हम लोग यहां पर 6 को हटा देते हैं और n में 1 जोड़ देते हैं, तो जब n में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा और इसको हम लोग यानी कि 0.1 हो जाएगा, जब 0.1 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 30.1 आने लगेगा। आइडिया 30.1, 25 हो नहीं सकता, 40 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, 31 मार दो, आंसर सही हो जाएगा। और बहुत बड़े कैलकुलेटर वाले हो तो फिर इसको पूरा सॉल्व कर लो और सॉल्व करके 31 आ जाएगा, तो टाइम भी नहीं लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अगर किसी ने यहां पर पहले ही ये सब गुणा भाग करना शुरू कर दिया, 2.303 इसको डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लॉग का वैल्यू लेने का पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसका हम लोग का सेकेंड ऑप्शन डिसाइड हो गया। ये देखो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था वही फिर से आ गया, k इक्वल टू होता है 0.6932 अपॉन टी हाफ। अब भाई 0.6932 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। तो टी हाफ ज्यादा होगा तो k कम होगा। यहां पर हमसे कह रहा है टी हाफ a सेकंड है, टी हाफ b सेकंड है, और b बड़ा है और a छोटा है, तो a छोटा होगा तो k1 बड़ा होगा, तो k1 से बड़ा k2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। द वांट ऑफ फैक्टर Hg2Cl2, बहुत बच्चों से गलती होती है, कई बच्चे यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करते हैं कि जो नीचे नंबर लिखा रहता है वही ऐड करके n वैल्यू आ जाती है, नंबर ऑफ आयंस। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए
कि भैया अगर हमको मिल जाए K4FeCN6 और पूछा जाए कि कितने आयन बनेंगे, तो बच्चा कहता है सर ये 4 लिया, ये 1 लिया, ऐड कर दिया 5 आ गया। 5 बनेंगे भी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर 2 और 2 4 जोड़ोगे गलत हो जाएगा, बिकॉज ये मर्क्यूरस आयन है। तो मर्क्यूरस आयन जब ब्रेक करता है Hg2Cl2, ये ट्रिक के खिलाफ चल रहा है, तो Hg2 2+ बनता है और 2Cl- बनता है। सो यहां पर 3 आयन होते हैं। सो यहां पर n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है। अब 80% आयनाइज हो रहा है, दैट मीन्स अल्फा होगा 80/100। इसका अर्थ हुआ 0.80। चलिए सर अब हम लोग I निकालते हैं, तो I का फॉर्मूला क्या है, 1 + n-1 अल्फा। तो 1 + 2 - 1, 2 नहीं सर 3, वो 2 डायरेक्ट आना, दिमाग में डायरेक्ट चलना। 3 - 1 अल्फा 0.8, 2 × 0.8 1.6, 1 + 1.6 यानी कि 2.6। तो 2.6 सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। मिलाना है कि ये यहां पर रिएक्शन हो रही है, यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है। फिनॉल एक एसिड है, NaOH एक बेस है, रिएक्शन होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलाओ, 1/3, 1/3 मैच हो गया। फिनॉल CHCl3, फिर NaOH, फिर HCl। तो फिनॉल की CHCl3 और NaOH रिएक्शन करोगे तो ये रीमर टीमैन रिएक्शन है, और फिर रीमर टीमैन रिएक्शन जब करोगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, और उससे जब हम लोग HCl की रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो B से फर्स्ट मिल जाएगा, B का फर्स्ट मिल जाएगा, सैलिसल्डिहाइड, रीमर टीमैन रिएक्शन। फिनॉल CO2 NaOH कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। इसमें हम लोग को सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा और फिर इससे मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो C का जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे, फिनॉल प्लस कंसंट्रेट HNO3, तो यहां पर नाइट्रेशन होगा, कंसंट्रेट है इसलिए ट्राई नाइट्रेशन होगा, और बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको आप पिक्रिक एसिड भी कहते हो। तो D का 4 हो जाएगा। मिला लीजिए, 1/3 ये दोनों कट हो गए, B का फर्स्ट थर्ड, 2 में ही खुल गया आंसर। हमने आपको पूरा बता दिया, लेकिन अगर आप चाहते तो 2 ऑप्शन देख के भी आंसर मार सकते थे, C का सेकंड और D का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 61, ये देखिए NCERT से दिया हुआ हमारा, ये हम लोग ने CHCl3 से रिएक्शन किया था और इसके बाद सोडियम सॉल्ट बना था सैलिसल्डिहाइड का, और फिर ये जब HCl या H+ से लेके गए थे तो सैलिसल्डिहाइड बना था। ये नाइट्रेशन का पिक्रिक एसिड। ये कुछ कंपोनेंट है और ये इनके कॉमन नेम है। जब आप CuSO4.5H2O यानी एक्वस CuSO4, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट लेते हो तो इस मिक्सचर को बेनेडिक्ट सोल्यूशन कहते हैं। तो A से R मैच कर जाएगा, A से R, A से R 1 2 जगह है, तो सेकंड गलत, फोर्थ गलत। एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी रोशेल सॉल्ट, ये बनेगा आपका फेलिंग सोल्यूशन। B से P, तो B से P यहां भी, B से P यहां भी, अभी नहीं खुला आंसर। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक मैजेंटा कलर की या पिंक कलर की डाई होती है। जब इसमें हम लोग पास करते हैं SO2 गैस तो ये कलरलेस हो जाती है, और जब इसको, इस मिक्सचर को किसी एल्डिहाइड के कांटेक्ट में लाते हो तो पिंक कलर वापस लौट आता है। इस टेस्ट को शिफ्ट टेस्ट कहते हैं। तो ये शिफ्ट टेस्ट मैच हो गया, तो C का S हो जाएगा। अब भी देख लो, C का S, C का Q, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सब बच्चे जानते हैं, टॉलेंस रीजेंट कहते हैं इसको, तो ये D का Q हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, एराइल हैलाइड लाइक क्लोरोबेंजीन
आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड ड्यू टू, यानी क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता नॉर्मल कंडीशन में, और आपका एथिल क्लोराइड दे देता। और इसके 4 रीजन एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आपने पढ़े होंगे। पहला रीजन होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, ये सर क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन का ये जो Cl है, ये यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, हाई बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से ये आसानी से रिएक्शन नहीं देगा, तो रेजोनेंस इफेक्ट सही है। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपका sp2 है और एल्किल हैलाइड में sp3 होता है। sp2 में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाएगी, इस वजह से ये भी सही है। इनस्टेबिलिटी ऑफ एरिल कैटायन, अगर मान लो आपने ये यहाँ से Cl को हटा भी दिया, तो Cl को हटाने पर आपको यहाँ पे फेनिल कैटायन या एरिल कैटायन मिलेगा। ये हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज डबल बॉन्ड कार्बन पे होता है, और सिंगल बॉन्ड कार्बन का कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड का अनस्टेबल होता है, ये भी सही है। अब इसमें क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड एरिल हैलाइड रिलेटिवली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी यहां पर होगा, बेंजीन रिंग के चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी इस कार्बोकेटायन की वजह से, और इस वजह से इस पे जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा उसको रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो हमारे ये भी सही है, और हमारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो हमको 4th में जाना पड़ेगा। ABCD चारों के चारों ऑप्शन सही है, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये देखिए यहां से हम लोग ने इसको लगाया है। पहला था न्यूक्लियोफिलिक रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा था आपका रेजोनेंस इफेक्ट के बाद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो जिसकी वजह से जो हेलो एरिन की बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है 169। इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन की इनस्टेबिलिटी हो जाती है, और क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देता। बेंजीन रिंग के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमको यहाँ पे डायासेक्राइड दिए हुए हैं, और डायासेक्राइड में हमको नॉन रिड्यूसिंग शुगर पहचाननी है। अब भैया या तो आपको ये पता हो कि ये किसके किसके हैं, तो जैसे ये हमारा आपको मिल रहा है, ये हमारा सुक्रोज है, कैन शुगर है, तो कैन शुगर रिड्यूसिंग होता, आपने पहचान लिया और लगा दिया। या तो आप ऐसे कर लीजिए, और या फिर आप ये देखिए कि इसमें आपके पास ये जो CO बॉन्ड है, ये जो CO बॉन्ड है, और ये जो हेमी एसिटिल रिंग बनी हुई है जिसपे, इस CO बॉन्ड पर अगर डायरेक्ट OH जुड़ा है, इस CO के C पर अगर डायरेक्ट OH जुड़ा है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, ये OH जुड़ा हुआ, तो जब हम लोग इसको टॉलेंस रीजेंट या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं, तो ये वाला जो हेमी एसिटिल रिंग है ये ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक कैसे हो जाएगी, ये O माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये OH यहाँ पे अटैक कर देगा, और फिर एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा, और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा कार्बोक्सिलिक में, और इस तरीके से वो टॉलेंस रीजन को कर देगा रिड्यूस, और इसलिए कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो खुद हो जाए ऑक्सीडाइज और टॉलेंस रीजन को कर दे रिड्यूस। तो इसलिए बेटा जो ये आपका यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें हमको ये देखना है हेमी एसिटिल रिंग में कि कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए, इसके कार्बन पे OH है, इसके कार्बन पे OH है, इसके कार्बन पे OH है, जो O से जुड़ा हुआ कार्बन है। अब इसके कार्बन पे क्या हो रहा है, बड़ी चालाकी से यहाँ फिगर बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर बनाया है, ये है फिगर, तो इसके यहां इस कार्बन के बगल में CH2 है, ना कि OH है,
अगर इस पे डायरेक्ट OH होता तो फ्री लिंकेज मिल जाती। तो जैसे आप पॉलीसेकेराइड में भी पढ़ते हो, तो पॉलीसेकेराइड में भी ये कंट्रोवर्सी रहती है कि ये सब पॉलीसेकेराइड के जो फ्री OH थे ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए, मान लिया स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो फिर उसमें क्या होता है कि इसमें कंट्रोवर्शियल बात होती है कि बड़ी सी यहां पर रिंग सब जुड़ती चली गई। तो फिर क्या होगा कि इस साइड का जो लेफ्ट एंड है इसका तो ये OH बिजी हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, लेकिन राइट साइड का OH फ्री है। तो कुछ जगह पे लिखा रहता है कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें जो राइट एंड होता है वो है रिड्यूसिंग और जो लेफ्ट एंड है वो है नॉन रिड्यूसिंग। बट प्रैक्टिकली इतने बड़े मॉलिक्यूल में हो नहीं पाता कि टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर दे। तो सो फाइनली हम लोग बोलते हैं कि पॉलीसेकेराइड इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये सुक्रोज है या केन शुगर है। जितने भी डायासेकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग होते हैं सुक्रोज को छोड़कर। तो जनरल स्टेटमेंट में all monosaccharides are reducing, all disaccharide except sucrose are reducing, and all polysaccharides are non-reducing. Even they have a one free OH carbon group और वो एल्डिहाइडिक में जा सकते हैं राइट हैंड साइड वाला, लेकिन ओवरऑल हम मानेंगे कि वो नॉन रिड्यूसिंग है। सो इसका फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्योंकि सबके स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाएंगे कि कौन इसमें लैक्टोज है, कौन इसमें आपका माल्टोज है, वो आप याद नहीं कर पाएंगे। ये यहां से देखिए सुक्रोज का फिगर बना हुआ है और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में OH दोनों के इन्वॉल्व हो गए और यहां पर CH2OH आ गया। देखिए यहां पर आपको P पहचानना है कि P क्या है। तो P में देखो ये KOH Br2 मुझे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की याद दिला रही है, और जो CHCl3 KOH है, क्योंकि यहां देखो NC आ रहा, तो तुम खुद ही समझो NC यानी आइसोसाइनाइड। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता किससे? एमीन से। तो यहां पर एमीन होना चाहिए। एमीन कैसे बनता है KOH Br2 से? जब एमाइड होता है, तो यहां एमाइड होना चाहिए। एमाइड किसकी अमोनिया से रिएक्शन करने पे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब यहां पर देखो एल्डिहाइड है, हो नहीं सकता, कीटोन है, हो नहीं सकता, खुद ही एमाइड है P, तो एमाइड अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा। सो बचा सेकेंड। अब आप कहोगे सर रिएक्शन भी लिख के दिखा दीजिए, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। मान लीजिए हमारे पास ये बेंजोइक एसिड दिया गया, ये लीजिए, ये हमने बेंजोइक एसिड ले लिया COOH, इसकी रिएक्शन हम लोग ने करा दी अमोनिया से, अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा दी, तो अभी मुझे अमोनियम बेंजोएट मिल जाएगा। दिस वन इज द अमोनियम बेंजोएट। अब अमोनियम बेंजोएट को आपने हीट कर दिया तो यहां से वाटर निकल जाएगा, 2H यहां से चले जाएंगे, A को यहां से चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा। और अब मुझे यहां पे मिल जाएगा एमाइड CONH2। एमाइड की रिएक्शन हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से कराएंगे, यानी कि Br2KOH। ये देखिए KOH Br2 ऑब्लिक KOH, तो ये बन जाएगा एमीन, एक कार्बन लेस हो जाएगा यानी एनलीन। और इस एनलीन की रिएक्शन अगर आप कराएंगे CHCl3 से और CHCl3 के अलावा एल्कोहलिक KOH से, तो आपको मिल जाएगा C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड। यही है हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। हालांकि इसमें हम लोग ने एक थोड़ी सी चूक कर दी, हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे शायद पाई बॉन्ड है, यहाँ है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे, इसको हटा दीजिए। तो ये साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हम लोग ने यहाँ पे पाई बॉन्ड समझ लिया था C6H5, तो इसको हटा देते हैं। रिएक्शन बेसिकली वही रहेगी, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप था, हम लोग ने इसको फेनल समझ लिया था, तो अब ऐसे बना लीजिए, ये देखिए। सो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा 65,
विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव येलो सॉलिड व्हेन रिएक्ट विद NaOI ऑब्लिक NaOH, यानी यहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है, बिकॉज आयोडीन येलो कलर का सॉलिड होता है और आइडोफॉर्म रिएक्शन वही देते हैं जिनके पास CH3CO या CH3COH ग्रुप होता है। सो अब यहां पर देखो CH3CHOH है तो ये आइडोफॉर्म दे देगा, यहां पर CH3CHOH नहीं है, ये आइडोफॉर्म नहीं देखेगा। CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आइडोफॉर्म दे देगा। CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जिनके पास CH3CO ग्रुप है वो आइडोफॉर्म नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे ये रेजोनेंस लगने लगेगा जिसकी वजह से रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये नहीं देगा। इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है इसलिए ये भी नहीं देगा। तो कौन देगा? A देगा और C देगा, दो लोग देंगे, बाकी सब नहीं देंगे। तो A और C सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा। 66 देखिएगा, यहां पर देखिए दो बेंजीन रिंग लगी है, उस पे एक ग्रुप लगा है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें क्या है कहानी? कहानी ये है कि ये देखिए ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ रिंग में रेजोनेंस करेगा जिसकी वजह से ये एज ए एक्टिवेटर काम करेगा और ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप जोड़ेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये एज ए डीएक्टिवेटर काम करेगा। तो जब HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो इस रिंग पे तो नहीं होगी, इस रिंग में यहां पर हो सकती थी लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इसलिए पैरा पे NO2 जुड़ना सबसे अच्छा रहेगा। इसमें देखो राइट साइड वाली रिंग पे जिसपे C डबल बॉन्ड O लगा, गलत। इसमें यहां पर देखो हमारे मेटा पोजीशन पे लगाया NO2, गलत। इसमें पैरा पोजीशन पे लगाया, सही। और इसमें फिर से C डबल बॉन्ड O की तरफ NO2 लगाया, डीएक्टिवेटर की तरफ लगाया, गलत। इसलिए सही ऑप्शन होगा थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और हमें पता करना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ +4 है, ऑक्सीजन की 0 है और यहाँ ऑक्सीजन की -2 है। तो देखिए Mn का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है +6 और +4 में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक ही कंपाउंड, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन होता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता, वो भी नहीं है। डीकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा भागों में टूट रहा है, इसका मीन्स है A और D सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। द करेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये सही है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, अगर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़े तो वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जुड़े तो H2O2 बनेगा। तो एक फिक्स्ड रेशियो में लोग जुड़ेंगे, डाल्टन्स ने ये बताया था। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। अब NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट है, जब रिएक्शन होगी तो AgCl बन जाएगा, यानी NaCl का Cl और AgNO3 का Ag, रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये भी सही है, डाल्टन ने बताया था। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन एटम आप कहीं से भी लाएंगे उसका एटॉमिक मास 1 ही होगा, उसके अंदर प्रोटॉन 1 ही होगा, सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, गलत, क्योंकि डाल्टन के हिसाब से एटम इज द इनडिविजिबल अनकटेबल, एटम मतलब ही अनकटेबल होता। एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, गलत, क्योंकि किसी भी एटम को ना तो आप पैदा कर सकते हो ना तो आप नष्ट कर सकते हो। तो हमारे पास A, B, C सही है और D और E गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, 68 तक संजीव सर ने आपका डिस्कशन कर दिया।
69 ऑनवर्ड बेटा मैं करूँगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 69। आपको बेटा एक कंपाउंड है जो बेटा किससे मिलके बना है, कार्बन, क्लोरीन और बेटा हाइड्रोजन से। परसेंटेज दिया है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। तो देखो बेटा ये कितना है, 25% है। ये बेटा कितना है, 71%। और ये बेटा कितना है, 4%। ठीक है ना। अब चलो बेटा इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। 12 लगभग बेटा 2 हो गया। 71 को बेटा 35.5 से डिवाइड कर दिया, लगभग 2, लगभग क्या है, एग्जैक्टली 2 हो गया। यहाँ पर बेटा 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 हो गया। अब जरा सिंपल रेशियो देखो बेटा, रेशियो क्या आया एटम का, 2 2 4। तो क्या बेटा फार्मूला बना, कार्बन के बेटा कितने एटम, 2, हाइड्रोजन के बेटा 4, क्लोरीन का बेटा 2। तो देख लो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। अगर बेटा ये इंपीरिकल फार्मूला पूछता तब बेटा हम लोग इसको 2 कॉमन ले लेते, तब फार्मूला क्या आता, CH2Cl। ये इंपीरिकल फार्मूला। लेकिन ये जो आया वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगला देखिए बेटा, बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। आइडियल सॉल्यूशन बेटा हीट ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0। मिक्सिंग नाइदर एंडो नॉर एक्सो। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग बेटा 0, यानी 50 ml ए लोगे, 50 ml बी लोगे तो कैलकुलेटेड वॉल्यूम कितना होगा, 100। एक्सपेरिमेंटल भी आएगा 100। पक्की बात है बेटा, ये भी सही है। डेल्टा जी मिक्सिंग 0 गलत, डेल्टा एस मिक्सिंग 0 सही। जनरली आइडियल में बेटा, आइडियल एक स्पॉन्टेनियस होता है लेस देन 0, और एंट्रोपी बेटा जनरली क्या होती है, इंक्रीज। तो इसमें बेटा ए और बी सही है, सी और डी गलत है। तो इन्होंने बेटा देखो नॉट करेक्ट पूछा है, तो सी एंड डी ओनली। अब अगला देखो बेटा, इनकरेक्ट स्पिन है। नेफ्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, डिजॉल्व रेडली इन बेंजीन। बेंजीन देखो बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक, डिजॉल्व लाइक बेटा सही है। एथिलीन ग्लाइकॉल सबको मालूम है बेटा, कार के रेडिएटर में एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह मिलाया जाता है कोल्ड कंट्रीज में या कोल्ड प्लेसेस में, सो दैट कि वाटर बेटा आइस में कन्वर्ट ना हो। ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बेटा गलत। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में ऑस्मोसिस नहीं होता बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग बेटा शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरओ। और रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन के थ्रू लगाया जाता है शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। फिर वांट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, बेटा ये स्टेटमेंट सही है। वांट ऑफ फैक्टर बेटा देखो मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल या बेटा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाएं तो अगर आपके पास एक्वस NaCl है तो इसका बेटा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास लगभग 30 आता है, जबकि बेटा कैलकुलेटेड कितना होता है 58.5। अब फार्मूला इसी से बना लो। NaCl पानी में बेटा क्या होता है, डिसोसिएट I ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो बेटा 58.5 को ऊपर रखना पड़ेगा, 30 को नीचे, लगभग ये 1.95 आता है। तो देखो ऊपर कौन है बेटा, नॉर्मल, और नीचे कौन है बेटा, ऑब्जर्व।
तो 71 का बेटा 4, सॉरी 71 का करेक्ट आंसर थर्ड। फिर देखिए बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, 100% डिसोसिएट हो रहा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपसे कह रहा आपका कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया कितने आयन देगा। तो बेटा जब 100% डिसोसिएशन है तो नंबर ऑफ आयन बेटा वांट ऑफ फैक्टर के बराबर। तो इनडायरेक्ट वे में बेटा उसने क्या पूछा है, वांट ऑफ फैक्टर। तो चलो वांट ऑफ फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ बेटा कितना हुआ 0.372, आई निकाल लो, के एफ बेटा 1.86, मोलैलिटी बेटा 0.1। तो आई बेटा कितना आया 2, यानी आपका कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रोलाइट 2 आयन दे रहा। अब देखो 2 कौन दे रहा, ये बेटा कितने आयन दे रहा 4, ये बेटा कितने दे रहा 3, एक केटायन 2 एनायन, एक केटायन एक एनायन बेटा ये कितना दे रहा 2, ये बेटा कोई आयन नहीं दे रहा। ठीक, तो ये बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो गया थर्ड, 72 का थर्ड। अगला देखो बेटा कि कॉमन नेम दिया हुआ है बेटा और स्ट्रक्चर आपसे नाम मैचिंग करनी। कैचॉल, कैचॉल बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है आपका, इसको बेटा हम लोग कैचॉल कहते हैं। ये आपका ए हो गया, ये कैचॉल। तो 1,3 बेटा कौन है, नहीं कैचॉल में 1,2 होता है। कैचॉल बेटा 1,2 होता है, ठीक है ना। तो ए का बेटा क्या हो गया 4, तो ए का 4, ए का बेटा 4। अब देखो बेटा दूसरा क्या है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल बेटा मेटा वाले को कहते हैं, यहाँ OH यहाँ OH, ये आपका बेटा बी है रिसोर्सिनॉल। फिर देखो हाइड्रोक्यूनोन, क्यूनोन में बेटा 1,4 पर होता है, OH OH। तो बी रिसोर्सिनॉल का बेटा 1,3 वाला कौन है फर्स्ट, बी का बेटा फर्स्ट हो गया। अब देखो बेटा हाइड्रोक्यूनोन 1,4 वाला कौन सा है भाई, सेकेंड। और पैराक्रिसॉल, क्रिसॉल में बेटा OH और CH3 ग्रुप होता है, यहाँ बेटा OH, तो ये बेटा पैरा, तो ये बेटा पैरा क्रिसॉल हो गया। तो पैरा क्रिसॉल वाला ऑप्शन बेटा कौन सा हो गया 4 मिथाइल फिनॉल यानी थर्ड, ये हो गया। तो करेक्ट आंसर बेटा हो गया सेकंड। देख लो बेटा 1,2 वाले को कैचॉल कहते हैं, 1,3 वाले को रिसोर्सिनॉल, 1,4 वाले को हाइड्रोक्यूनोन। फिर देखिए बेटा ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपसे ब्यूटेन का हीट ऑफ कंबस्चन कह रहा, बहुत आसान। तो सबसे पहले बेटा कंबस्चन रिएक्शन लिख दो, C4H10
तो ये बेटा हो गया 4CO2 प्लस बेटा 5H2O। ये लिक्विड हो गया, ये बेटा गैस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो बेटा 13/2O2। ठीक, अब इसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा? हीट ऑफ कंबशन। कैसे निकालोगे? देखो, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, CO2 का बेटा देखो Y दिया है, वाटर का देखो बेटा Z दिया है, ब्यूटेन का बेटा X दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया 4Y प्लस 5Z माइनस X, 74 का 4। देखो बेटा, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। फिर देखिए, ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बेटा क्वेश्चन है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, आप क्या ऐड कर रहे हो? SO2Cl2। SO2Cl2 पहली रिएक्शन का क्या रिएक्टेंट, इसके ऐड करने पे रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? फॉरवर्ड। क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब क्लोरीन बेटा ये आपका सेकेंड रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट, ये वाली रिएक्शन भी बेटा किधर जाएगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने पर बेटा क्या होगा? CO बेटा क्या होगा? डिक्रीज, और आपका COCl2 बेटा क्या होगा? इंक्रीज। अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ CO विल डिक्रीज, सही ऑप्शन है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही। फॉरवर्ड कब जाएगी? जब CO कंज्यूम होगा। अमाउंट ऑफ COCl2 इंक्रीज, सही ऑप्शन है, बी भी सही है। अमाउंट ऑफ SO2 रिमेन अनअफेक्टेड, गलत। SO2 बेटा इंक्रीज करेगा। फिर कह रहा बेटा तीन ही ऑप्शन है, तो A और B बेटा करेक्ट है, C बेटा गलत है। तो इन्होंने बेटा क्या पूछा है? सही पूछा है। तो 75 का बेटा फर्स्ट, 75 का बेटा फर्स्ट। चलिए अगला देखिए। देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब मेटल पे बेटा लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली बेटा होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा, ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी, इन्होंने क्या कह रहा है? इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना? तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। और यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं हम बेटा? इंटेंसिटी। तो पहले में नो चेंज। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बेटा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है? इंटेंसिटी के। हम बेटा इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ेगा। तो बी में बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इंटेंसिटी के। तो दूसरा सही है। फिर देखो, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है बेटा, वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो डाली जा रही है उससे, इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बेटा नो चेंज हो जाएगा। तो बी सही है, ए और सी दोनों गलत है। तो नॉट इंक्रीज पूछा है, तो नॉट इंक्रीज में बेटा ए एंड सी। तो 76 का बेटा थर्ड। देख लो बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। ठीक, और नीचे देखो बेटा,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर देखिए बेटा, मोलर कंडक्टेंस मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन का दिया हुआ है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो देखो बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। क्योंकि बेटा ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसमें नंबर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं। अब देखो हमको बेटा क्या चाहिए, इक्विवेलेंट दिया क्या है, मोलर। तो देखो बेटा, मोलर जो मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा कितनी है, 2 है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइड बाई 2। तो ये बेटा कितना दिया है, x, तो ये x/2 हो गया। और मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन कितना दिया है बेटा, y, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर बेटा कितना है, 1। तो यहाँ बेटा क्या रख दोगे, x/2, यहाँ क्या रख दोगे, y। आंसर बेटा ये आपका हो गया। फिर देखिए बेटा, 78 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप सबने पढ़ा होगा ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा रिएक्शन कोसेंट के। यानी आपके एक्टिविटी से अगर Q बढ़ेगा तो ई सेल बेटा घटेगा। अब चलिए देखते हैं हमारी एक्टिविटी से हो क्या रहा। Q का फॉर्मूला बोलो बेटा, यहाँ क्या होगा, Sn डबल प्लस अपॉन Ag प्लस, इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो देखो बेटा, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अगर आप Ag प्लस बेटा घटाओगे तो बेटा Q आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ई सेल बेटा क्या होगा, घट जाएगा। और हमें क्या देखना है कि कहाँ पर ई सेल बढ़ेगा। पहला ऑप्शन बेटा गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए जरा, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Sn डबल प्लस। अगर आप Sn डबल प्लस बढ़ाओगे तो बेटा आपका Q बढ़ेगा, ई सेल बेटा घटेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन बेकार हो गया। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एन। अब जरा तीसरा ऑप्शन देखो, अगर बेटा Ag प्लस बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ रहा तो Q क्या होगा, घटेगा। ई सेल बेटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। बाकी शॉर्टकट देखो बेटा, शॉर्टकट क्या है, अगर आपके कंसंट्रेशन चेंज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही, स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड जा रही, तो ईएमएफ ऑफ सेल बढ़ेगा, बैकवर्ड जा रही ईएमएफ ऑफ सेल घटेगा। आप देखो बेटा, Ag प्लस को अगर आप घटाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इसलिए ई सेल घटेगा। Sn डबल प्लस बढ़ाओगे तो रिएक्शन बेटा इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Sn डबल प्लस। Sn डबल प्लस बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ई सेल घटेगा। अगर आप Ag प्लस को बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो 78 का बेटा थर्ड हो गया। 78 का करेक्ट आंसर थर्ड। 79 देखो, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैटालिस्ट का इफेक्ट पूछ रहा। देखो भाई, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, आप अगर उसमें कैटालिस्ट ऐड करोगे तो कैटालिस्ट बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को इफेक्ट करता है विथ सेम मैग्नीट्यूड। अगर फॉरवर्ड का रेट डबल करेगा तो बैकवर्ड का भी रेट डबल करेगा। फॉरवर्ड का रेट आधा करेगा तो बैकवर्ड का भी रेट आधा करेगा, चाहे एंडो हो या एक्सो। तो केवल फॉरवर्ड को नहीं करेगा, केवल बैकवर्ड को नहीं करेगा। तो पहले में फॉरवर्ड ऑनली गलत, बैकवर्ड ऑनली गलत, ठीक है ना, नो चेंज गलत, इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, बैक और नेगेटिव है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए नेगेटिव।
और एनसीईआरटी में निगेटिव की बात की नहीं, कैटालिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को बेटा सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ाएगा। 79 हो गया फोर्थ। 80 देखो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज। सही है बेटा, ठीक है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप बेटा सेम होता है, बिल्कुल सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बेटा ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। हाइब्रिडाइजेशन ओनली हाफ फील्ड, गलत। हाफ फील्ड भी बेटा पार्टिसिपेट करता है, फुल फील्ड भी बेटा पार्टिसिपेट करता है, और बेटा वैकेंट वाला भी पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 ले लें, सबको मालूम है CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी कार्बन। अब जरा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल का ले तो देखो ये बेटा 2s है और ये बेटा 2p2। अब देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है, यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। तो देखो बेटा ये भी पार्टिसिपेट होता क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा। देखो वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा, आपका देखो फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा, हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा, तो तीनों बेटा पार्टिसिपेट करते हैं। तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा बेटा, फोर्थ हो गया। रेशियो ऑफ, इसके पहले 2 तो नहीं हो गया, #81 देखो बेटा, देखो इस सब एनसीईआरटी की बेटा लाइन है। रेशियो ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर I3 माइनस, I3 माइनस का स्ट्रक्चर सबको मालूम होगा, ये आपका I3 माइनस है, ठीक बेटा। बॉन्ड पेयर बेटा कितने हैं, 2, लोन पेयर कितना, 3। आप सबको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d। ये बेटा क्या होगा आपका, लीनियर। बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, 180, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, लोन पेयर अपॉन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर अपॉन बॉन्ड पेयर 3 डिवाइड बाई 2 1.5। 81 का बेटा 1, फिर देखो 82 AB5 है, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जस्ट लाइक PCl5 है बेटा ये। तो ये आपका A हो गया, ये बेटा B है, ये B है, ये B है, ये B है, जस्ट लाइक PCl5 है बेटा ये। अब जरा देखिए बेटा, आप सबको मालूम है ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, 120। ये वाला बेटा कितना होगा, 120, 120, ठीक। फिर देखिए बेटा, ये जो आपका एक्सियल है, ये जो आपका एक्सियल है बेटा, वो इक्वेटोरियल के साथ
90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। और ये जो इक्वेटोरियल वाले एक्सियल वाले ये दोनों हैं, ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, 180 होगा। तो ये जो आपका बेटा एक्सियल है ना, ठीक है ना, ये ए, ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा कितना होगा, 180 होगा। तो 120, 190 एज वेल एज 180 तीनों एंगल होंगे। फिर देखो बेटा 83, आपको बेटा बॉर्न हैबर्ट साइकिल का क्वेश्चन है। आपको देखो निकालना क्या है, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो देखो बेटा ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, NaCl सॉलिड। ये बेटा आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब देखो बेटा आपको क्या क्या इक्वेशन दी है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सोडियम सॉलिड, सोडियम गैस, ये बेटा आपको x दिया हुआ है, इक्वेशन 1। फिर आयनाइजेशन, सोडियम गैस एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन गैस प्लस ये बनाया, ये बेटा कितना दिया है, y। देखो वहां पर बेटा एक Cl चाहिए ना, तो आपको बेटा यहां पर Cl2 नहीं, Cl2 को तोड़ना पड़ेगा, हाफ Cl2 गैस गिव Cl गैस, ये बेटा आपका क्या हो गया, A/2 हो गया, थर्ड इक्वेशन। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा न्यूट्रल गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई बेटा, ये आपका फोर्थ हो गया। फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 1 मोल बेटा आपने सोडियम क्लोराइड बनाया, तो ये बेटा फॉर्मेशन हो गया, ये गैस है। NaCl सॉलिड, ये बेटा आपको कितना दिया, -C, इक्वेशन नंबर 5। अब जरा देखो ये 5 इक्वेशन है, 5 इक्वेशन से बेटा ये इक्वेशन लानी है। देखो Na प्लस चाहिए, Na प्लस चाहिए आपको बेटा, ठीक है ना। तो Na प्लस देखो बेटा सेकेंड में है, तो सेकेंड वाले को जरा रिवर्स कर दो, Na प्लस गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा क्या बनाया, Na, रिएक्शन को रिवर्स किया तो बेटा ये -Y हो गया। अब देखो Cl माइनस चाहिए, आप फोर्थ को रिवर्स करो बेटा, फोर्थ को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस गिव Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, अब ये बेटा प्लस B हो जाएगा, रिवर्स कर दिया आपने। फिर देखो NaCl चाहिए, NaCl किस में है बेटा, लास्ट वाले में, तो आपको थर्ड वाली बेटा एज इट इज रखनी पड़ेगी, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl सॉलिड, ये बेटा -C एज इट इज। अब देखो बेटा आपका Na प्लस मिल गया, Cl माइनस मिल गया, NaCl मिल गया। अब देखो आपका फालतू क्या है, Na, इसको हटाना है, इसको हटाना है ना बेटा, फालतू Na, Na गैस फालतू है, तो पहली रिएक्शन को जरा रिवर्स करो, Na गैस Na सॉलिड, ये बेटा रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, -A, ये बेटा रिवर्स करोगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा, -X, ठीक। अब देखो बेटा आपको Cl कैंसिल करना है, Cl नहीं चाहिए ना। अब देखो Cl आपका बेटा इधर है, तो आपको थर्ड वाली को भी बेटा रिवर्स करना पड़ेगा, तो Cl गिव्स हाफ Cl2, ठीक है। और ये बेटा कितना हो जाएगा, -A/2। अब अगर आप इन पांचों को बेटा आप जोड़ोगे,
जब इन पांचों को जोड़ोगे तो आपको देखो Na+ मिल जाएगा, ठीक है ना, Cl- मिल जाएगा, ये Cl और ये Cl कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना भाई। Na सॉलिड तो चाहिए, Na गैस ये है, Na गैस कैंसिल हो जाएगा आपका, देखो Na+ आ गया, Cl- आ गया, ये हाफ Cl2, ये बेटा हाफ Cl2 कैंसिल हो गया। तो आप इन पांचों को बेटा जोड़ोगे तो आपका क्या नाम से हीट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, बी माइनस, बाकी सब बेटा माइनस है, -x -y -a/2 और बेटा -c। तो इसको बेटा जरा माइनस ले लो कॉमन, तो x + y + a/2 + c हो जाएगा। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, बी, बाकी माइनस में सब प्लस, आंसर हो गया थर्ड 83। ये देखो बेटा यहीं से उठाया गया क्वेश्चन, यहाँ इन्होंने एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, हम लोगों ने बेटा XYZ लिया, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। फिर देखो बेटा ये कह रहे हैं कहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बेटा चेंज नहीं हो रहा। तो पहले जरा N2 और N2- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लें, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, π2px बराबर π2py, σ2pz, फिर इसके बाद π*2px, π*2py, σ2pz स्टार। अब जरा देखो नाइट्रोजन में बेटा 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 है। अब देखो 2 4 6 8 10 12 14, तो देखो 14 तक बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हुआ, 0। N2- अगर करोगे तो बेटा यहाँ तक, ये तो N2 का हो गया, अगर आप N2- का करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 8 10 12 14 15, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो बेटा यहाँ 0, यहाँ वेग मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक। अब जरा N2+ देख लो बेटा, N2+ में बेटा कितने हैं, 13। तो देखो बेटा वंस अगेन N2+ देखोगे बेटा 2 2 2 2 2 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बेटा 0, यहाँ एक, मैग्नेटिक मोमेंट देखो बेटा चेंज हो रहा। और हम लोग को क्या देखना है, चेंज किसमें नहीं हो रहा। अब आइए जरा ऑक्सीजन वाले में, O2 का देखो बेटा σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, σ2pz, π2px बराबर π2py, फिर π*2px बराबर π*2py, σ*2pz। अब जरा देखो बेटा, अब आइए O2 कितने बेटा, 16, 2 4 6 8 10 12 14 15 16। तो देखो बेटा इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 में बेटा कितने हो गए, 2। अब O2+ देख लें बेटा, O2+ 15, 2 2 2 2 2
6, 12, 14 और 1, 15। ठीक है ना। तो देखो बेटा O2 प्लस में बेटा कितना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो O2 में कितना, 2, और इसमें बेटा 1। तो देखो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। फिर आप देखो जरा O2 माइनस 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 1, 17। ठीक है ना। तो देखो O2 प्लस में बेटा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बेटा क्या है, सेम। तो यहाँ पर बेटा दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम। 84 का बेटा 4 हो जाएगा, 84 का 4। अब जरा 85 देखो बेटा, BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है ना। इसमें बेटा बोरॉन भी सेकेंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का, कोई डी ऑर्बिटल नहीं। फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बेटा बी को देता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ए में बेटा p पाई बैक बॉन्डिंग। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन है बेटा। ठीक है ना। यहाँ पर बेटा देखो इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास केवल p है। तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होती है d पाई p पाई। तो ये बेटा आपका हो गया R। P4 देखो, P4 का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है। तो एंगल बेटा ये देखोगे तो 60 होता है। तो C का बेटा S हो गया, SiO2। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा नहीं होता है, ये बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक। तो D का बेटा क्या हो गया, P। CO2 बेटा लीनियर होता है, वहाँ बॉन्ड एंगल बेटा 180 होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जबकि उसके नीचे का SiO2 फार्मूला वैसे ही लग रहा, लेकिन बेटा ये टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो QRSP देखो किसका है बेटा, फर्स्ट। फिर देखो बेटा 86 फॉर द प्रॉपर्टी आपको आयनाइज एनर्जी दिया। देखो बेटा आयनाइज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है, जेड इफेक्टिव। तो पहला देखो बेटा गलत है, पहले का सही क्या होगा, कैल्शियम आयन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर पोटेशियम आयन की होगी, फिर क्लोराइड आयन की होगी, फिर H+। यहाँ जेड इफेक्टिव मैक्सिमम, यहाँ बेटा मिनिमम। तो पहला बेटा आपका ऑर्डर गलत है। दूसरा ऑर्डर देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बेटा बढ़ती है 5th की 6 से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बेटा किसकी होगी, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर बेटा कार्बन। तो ये भी ऑप्शन बेटा आपका गलत है। अब थर्ड ग्रुप में बेटा पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड ग्रुप में बेटा सबसे ज़्यादा बोरॉन की होती, बोरॉन की है। थैलियम का बेटा गैलियम से ज़्यादा होता है, और गैलियम का बेटा एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम का इंडियम से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो देखो बेटा गैलीलियम का एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। थैलियम का बेटा इंडियम से ज़्यादा होता है, किसके कारण, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये वाला बेटा ऑर्डर सही है। ठीक है ना। और आयनिक रेडियस की अगर बात करोगे तो बेटा सबसे ज़्यादा O∬- का होगा, फिर F- का होगा, फिर बेटा Na+ का होगा, फिर बेटा Mg++ का होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एनायन का साइज सबसे बड़ा, केटायन का साइज सबसे छोटा। जितना नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, जितना पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। तो आपका आंसर बेटा, करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। जो सही ऑर्डर दिया है वो थर्ड है।
फिर देखो बेटा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी बेटा हाई स्पिन। अब जरा देखो पहले वाले में कोबाल्ट +3 में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 6 बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर भी देखो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर भी बेटा ये पेयरिंग कर देगा, D2sp3 होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पर बेटा कोबाल्ट +3 में फ्लोराइड आयन बेटा वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो यहाँ पर इनर की बजाय बेटा क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर वंस अगेन देखो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर ना, तो DsP2 होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। आप क्या ढूंढ रहे हैं बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी हाई स्पिन यानी बाहर वाला जो डी यूज करे, 4D यूज करे, तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड 87। देखो पैरामैग्नेट ऑक्टाइडल CuF6 यूजेज आउटर ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, तो आउटर वाले को हम लोग स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए बेटा 88 कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पॉसेस बोथ सिग्मा एंड पाई, बिल्कुल सही है। मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल जैसे NiCO का होल 4 है, FeCO का होल 5 है बेटा, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनते हैं, बिल्कुल सही है। और उसी को देखो एक्सप्लेन करते हुए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिगेंड ऑफ मेटल इज सिग्मा बॉन्ड। जब लिगेंड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा मेटल को देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब मेटल लिगेंड को देगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है, एग्जैक्टली NCERT में यही लिखा हुआ है। चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पॉसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, यहां से देखो लाइन उठाई गई है। फिर देखो मेटल कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, लिगेंड कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, तो जब लिगेंड मेटल को देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और देखो पाई बॉन्ड मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड d ऑर्बिटल, मेटल का d ऑर्बिटल वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के में एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, तो बेटा मेटल जब देता है तब क्या बनता है, पाई बॉन्ड, और किस में जाता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला आइए बेटा, यानी बेटा इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। फिर देखिए 89 F2 हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन देन Cl2, गलत बात। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बेटा अगर आप हेलोजन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटा किसका होता है, क्लोरीन, फिर बेटा ब्रोमीन, फिर बेटा फ्लोरीन, फिर बेटा आयोडीन होता है। अब ये फ्लोरीन का बेटा कम क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, रिपल्सन बेटा ज़्यादा, तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है। फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन Cl, गलत। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, इवन फ्लोरीन से भी ज़्यादा। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड, गलत। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे हेलोजन हाइड्राइड में तो बेटा HI,
फिर HBr, फिर बेटा HCl, फिर बेटा HF। तो ये ऑर्डर भी आपका गलत है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा? आयोडीन का। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा? I2, फिर Br2, फिर Cl2, फिर बेटा F2। अब आइए बेटा 89 का बेटा क्या हो गया? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है। आप सबको मालूम है बेटा ये चारों बेटा है क्या? लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड बेटा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी स्टेबल क्या शो करते हैं? +3। अब देख लो आपको +3 इलेक्ट्रॉन लेने पर कहाँ मिलेगा? पहले वाले में बेटा C+3, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो C+2 बनाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। EU+2, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा EU+1 बनाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। EU+3, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बेटा EU++ बनाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। C+4, एक इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा C+3 बनाएगा, ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये बेटा किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो देखिए बेटा आज का जो FST 48 है उसका बेटा पहले 46 से लेकर 68 तक संजीव सर ने बेटा डिस्कस कर दिया। 69 ऑनवर्ड 90 तक बेटा हमने किया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी क्योरीज होंगी वो आपकी बेटा दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आज का आपका डिस्कशन है। ओके बेटा, थैंक यू।